हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण है दोस्तों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। दोस्तों, ये दो समीकरण दिए गए हैं और इनसे संबंध ए और बी है और आपसे पूछा गया है कि ए और बी के किस मान के लिए इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपको बताया। दोस्तों, ये सवाल आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से है। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण से है। इन्हें हल करके आपको ए और बी का मान निकालना है और बताना है कि ए और बी के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों, आइए हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दोस्तों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। बट यहां पे दो समीकरण दिए गए हैं तो व्यापक समीकरण के रूप में इन दोनों का रूप क्या होगा? व्यापक समीकरण के रूप में दोस्तों इन दोनों का रूप क्या होगा? ये होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दोस्तों, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो इनका व्यापक रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इन दोनों को सॉल्व करिए, ए और बी का मान निकालिए और बताइए कि इन दोनों समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवाना चाहता हूं कि अगर दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हों तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? किन कंडीशन में, किन प्रतिबंधों में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बार पूरा फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा। दोस्तों, अब देखिए, जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हो दोस्तों, तो इनसे प्राप्त रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं, संपाती रेखाएं भी हो सकती हैं और समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, संपाती रेखाएं हो सकती हैं दोस्तों, और समांतर रेखाएं हो सकती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय रूप में केवल एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है दोस्तों, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं का, इंटरसेक्टिंग लाइन का अपरिमित रूप से नहीं, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है। और संपाती रेखाओं का दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कोइंसिडेंस लाइन जो होती हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जो समांतर रेखाएं होती है दोस्तों, उनका कोई हल नहीं होता, वो कभी काटेंगी नहीं, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा? जी नहीं, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। प्रतिच्छेदी रेखा का एक अद्वितीय हल होता है, संपाती रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जानेंगे कैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा कि संपाती रेखा होंगे या फिर समांतर रेखाएं होंगी। दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि दो समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी
ये हम कैसे जानेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए होते हैं, तो इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे, वाई के गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर पदों की तुलना करेंगे दोस्तों। यक्स का गुणांक ए होता है, वाई का गुणांक बी होता है और अचर पद आपका क्या होता है दोस्तों, सी होता है। तुलना करेंगे यहां पे पहले समीकरण में, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों, तो यक्स का गुणांक यहां पे कितना है, a1 है, वाई का गुणांक कितना है, b1 है, अचर पद क्या है मेरे दोस्तों, c1 है। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए यक्स का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और अचर पद क्या है आपका c2 है। जी हाँ, इन्हीं गुणांकों की तुलना से हमें पता चलेगा कि रेखाएं इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी या पैरेलल लाइन होंगी, यानी समांतर रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी दोस्तों। इन्हीं की तुलना से, इन्हीं गुणांकों की तुलना से हम जानते हैं मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हम यक्स के गुणांकों की पहले तुलना करेंगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 मेरे दोस्तों। यक्स का गुणांक पहले के लिए a1, दूसरे के लिए a2, a1 अपान a2 तुलना कर रहे हैं। y का गुणांक b1 है, दूसरे के लिए b2 है, तो b1 अपान b2, अचर पद c1 है, c2 है, तो c1 अपान c2। अब दोस्तों आगे क्या, अगर तुलना करने पर ये तीनों बराबर नहीं मिलते हैं, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 दोस्तों आपको मिल जाता है। a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 मिल जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो सब रेखाएं प्राप्त होंगी, इन प्रतिबंधों से, इन कंडीशन से जो आपकी रेखाएं प्राप्त होती हैं दोस्तों, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं दोस्तों। प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं दोस्तों। ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं दोस्तों, इसलिए इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है दोस्तों, एक अद्वितीय हल होता है मेरे दोस्तों, एक अद्वितीय हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों से उनके गुणांकों की तुलना करने पर अगर हमें a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 प्राप्त होता है दोस्तों, तो जो समीकरण आपको मिलेगा, जो समीकरण आपको दिया था, आपने तुलना किया, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नहीं है, c1 अपान c2 बराबर नहीं है दोस्तों, तो इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होती हैं मेरे दोस्तों, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इनके एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये एक बिंदु पर काटती हैं और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है दोस्तों। समझ में आया, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी जब दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1 अपान a2 बराबर नहीं है, b1 अपान b2 बराबर नहीं है, c1 अपान c2 कोई भी आपस में बराबर नहीं है। जो रेखाएं प्राप्त होंगी इन दोनों समीकरणों से, कैसी रेखाएं होंगी मेरे दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आगे दोस्तों दूसरा प्रतिबंध, अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2 के, तीनों आपस में बराबर है दोस्तों, गुणांकों की तुलना हमने किया, यक्स के गुणांकों की तुलना किया, वाई के गुणांकों की तुलना किया, अचर पदों की तुलना हमने किया दोस्तों। अगर तीनों आपस में बराबर है मेरे दोस्तों, अगर तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये रेखाएं कोइंसिडेंस लाइन होती हैं दोस्तों, अर्थात समपाती रेखाएं होती हैं दोस्तों। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, एक के ऊपर एक करके जाने वाली होती हैं, एक के ऊपर एक करके जाने वाली होती हैं दोस्तों, संपाती रेखाएं होती हैं। और जब संपाती रेखाएं हैं, एक के ऊपर एक करके जा रही हैं दोस्तों, तो कई बिंदुओं पर काटेंगी। समझ में आ रहा है, कई बिंदुओं पर काटेंगी मेरे दोस्तों, इसलिए इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से दोस्तों कितना, अनेक हल होता है। अच्छे समझिए दोस्तों, अच्छे समझिए। यदि हमने दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों के गुणांकों की तुलना की और हमें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 अपान बराबर c1 अपान c2 मिल गया मेरे दोस्तों, तुलना करने पर ये मिल गया, तो ये जो रेखाएं प्राप्त होंगी इन दोनों समीकरणों से, कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी और ये कई बिंदुओं पर काटने वाली होती हैं, इसलिए इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, मेनी सॉल्यूशंस होते दोस्तों। आप x का एक मान रखोगे, y का दूसरा मान मिलेगा, x का दूसरा मान रखोगे, दूसरा मान मिलेगा, तीसरा मान रखोगे, तीसरा मिलेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं दोस्तों। तीसरा प्रतिबंध क्या है,
यदि मेरे दोस्तों a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 है, लेकिन ये तीसरे अचर पद c1 अपान c2 की तुलना करने पर उनके बराबर नहीं है। a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है दोस्तों। तो इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसी रेखाएं होती हैं दोस्तों? कैसी, बता दीजिए कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। अब आप सोचिए जरा, समांतर रेखाएं हैं, कहीं नहीं काटेंगी, अनंत तक बढ़ाने पर कहीं नहीं काटेंगी, बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो जब काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात हम कहेंगे समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता मेरे दोस्तों, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर रिवाइज करिए। दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरे के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इसके लिए हम क्या करते हैं? गुणांकों की तुलना करते हैं। अब गुणांकों की तुलना करने पर अगर हमें a1 अपान a2 बराबर नहीं है, b1 अपान b2 बराबर नहीं है, c1 अपान c2 ये प्रतिबंध प्राप्त होता है तुलना करने पर दोस्तों, तो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं हमको प्राप्त होंगी दोस्तों वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और एक अद्वितीय हल होगा दोस्तों, एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अर्थात ये प्रतिबंध आपको मिला तो रेखाएं इंटरसेक्टिंग होंगी और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां देखिए, अगर तीनों बराबर है, तीनों गुणांक की तुलना करने पर तीनों बराबर है, a1 अपान a2 बराबर है, b1 अपान b2 बराबर है, c1 अपान c2 बराबर है, ये सब आपस में बराबर है दोस्तों, तो जो रेखाएं मिलेंगी वो संपाती रेखाएं होंगी। इन समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी क्या होंगी? संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक जाने वाली होंगी, कई बिंदुओं पर काटेंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा दोस्तों, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे। यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तीसरा प्रतिबंध a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, अचर पद की तुलना के गुणांकों की तुलना के बराबर नहीं है, तो जो आपको रेखा प्राप्त होगी दोस्तों वो समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? समांतर। अब कहीं काटेगी नहीं, कोई सॉल्यूशन होगा? कोई हल नहीं दोस्तों, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशंस। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? अब किसी में से, इन्हीं तीनों प्रतिबंधों में से किसी एक प्रतिबंध पर ही आपका समीकरण दिया गया है। दोनों समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ये दोनों समीकरण है, और कहा है इसने कि a और b के किस मान के लिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे दोस्तों, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात दूसरा प्रतिबंध। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी दोस्तों। कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखाएं। अपरिमित रूप से अनेक हल दोस्तों कैसी रेखाएं होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। और संपाती रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 दोस्तों। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? समीकरण दिया है दो और कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दोस्तों पहले इन्हें व्यापक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में दोस्तों, माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे समीकरण के लिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये सब प्लस में है दोस्तों, इधर आएंगे सबके सब माइनस हो जाएंगे। 3a दोस्तों प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण आपके व्यापक समीकरण के रूप में हो गए दोस्तों। x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, चर पद आपका c होता है। दो समीकरण दिए गए, दो समीकरण अगर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण तो उनका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे ये a1x प्लस b1y प्लस b1y और प्लस c1 से तुलना करेंगे बराबर 0 में। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तुलना करिए दोस्तों, a बराबर क्या मिलेगा? a1 बराबर क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, a1 बराबर क्या मिलेगा?
a1 बराबर मिल जाएगा आपको 2। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 2 ही तो है x की जगह पे, a1 की जगह पे। तो b1 कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा दोस्तों। c1 कितना मिल जाएगा? -7। कितना मिल जाएगा? -7। ऐसे ही दूसरे समीकरण से जब गुणांकों की तुलना करोगे तो a2 बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों? a-b। कितना मिल जाएगा? a-b। ऐसे ही b2 बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों? a+b। क्या मिल जाएगा? a+b। ऐसे ही c2 बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों? -3a+b-2 मिल जाएगा। हमने दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली दोस्तों। अब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इनके, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल है दोस्तों। प्रतिबंध चूंकि दिए देखिए जो समीकरण दिया गया है इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चूंकि दिए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से कितने हल हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कौन सा कंडीशन होगा, कौन सा प्रतिबंध होगा दोस्तों? अपरिमित रूप से अनेक हल है, कौन सा प्रतिबंध होगा दोस्तों? देखिए ध्यान से, कौन सा प्रतिबंध होगा? देखिए ध्यान से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दोस्तों। संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और अभी हमने आपको बताया कि अपरिमित रूप से अनेक हल अगर है, रेखाएं संपाती हैं, तो कौन सा प्रतिबंध? a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2 दोस्तों। आइए रख दीजिए, तो हो जाएगा 2/a-b, a1/2/a-b दोस्तों बराबर 3/a+b बराबर 3/a+b और बराबर -3a+b-2 दोस्तों। हमने वैल्यू पुट कर दी। संपाती रेखाओं के लिए प्रतिबंध a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, 2/a-b दोस्तों, 3/a+b दोस्तों बराबर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/3a+b-2 ही बचेगा दोस्तों। अब इन दोनों को हल करके दोस्तों हमें a और b का मान, ये देखिए, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ये वाला इसके भी बराबर, सब आपस में बराबर है दोस्तों। सब आपस में क्या है? बराबर है दोस्तों। चलिए लिखेंगे तब दोस्तों 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b को लेके चलते हैं, तो क्या मिलेगा? यहां से क्या मिलेगा दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई 2a + 2b इज इक्वल टू 3a-3b, 2a + 2b इज इक्वल टू 3a-3b। ये देखिए, तो ये अब a को a के साथ कर लीजिए, b को b के साथ कर लीजिए दोस्तों। a को a के साथ कर लीजिए और b को b के साथ, ये प्लस में उधर, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 2b + 3b इज इक्वल टू 3a-2a। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये माइनस में जाएगा प्लस में दोस्तों। ये हो गया 5b इज इक्वल टू a, यानी हम a की जगह पे क्या रख सकते हैं? 5b रख सकते हैं। a की जगह पे क्या रख सकते हैं दोस्तों? 5b रख सकते हैं। 5b इज इक्वल टू a आ गया। 5b इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? a आ गया। अब बात करते हैं, अब देखिए, अब इन दोनों की बात कर लें, दोस्तों। 3/a+b इज इक्वल टू, ये भी तो बराबर है आपस में, 3a+7-2। a की जगह पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b है दोस्तों, यहाँ पे 3a+b-2 है। a की जगह पे हम 5b रख सकते हैं दोस्तों, a की जगह पे 5b रख सकते हैं, तो 3 यहाँ पे 5b रखेंगे और 1b, 5b और 1b कितना हो गया? 6b हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 6b हो गया। यहां से देखिए 7/7 दोस्तों, अच्छे समझिएगा, a का मतलब 5b, a की जगह पे 5b रखेंगे, 5b + 1b कितना हो गया दोस्तों? 6b हो गया। यहां देखिए 7/3a है, 3a है, a की वैल्यू 5b, तो 3×5 = 15b हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15b हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15b हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए ध्यान से अच्छे से, 3a है, a की वैल्यू 5b, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15b हो जाएगा, और +b-2 दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 1/2b दोस्तों, 1/2b। इधर क्या हो जाएगा? 7/15b और 1b कितना? 15 और 1b 16b हो गया, 16b-2
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16b का 1 में होगा तो 16b माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14b हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 14b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14b। एक बार अच्छे से देखिए, 16b माइनस 2 का 1 में होगा तो पूरा वही हो जाएगा, और 7 दूनी 14b हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं b को उधर भेजेंगे तो 16b प्लस में उधर जाएगा माइनस में 14b बराबर 2, 16 में से 14 भी जाएगा दोस्तों, 2 भी बचेगा, कितना बचेगा 2 भी बचेगा ना, बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, v की वैल्यू दोस्तों कितनी, v की वैल्यू दोस्तों कितनी 1 आ गई, और a बराबर 5b है ना, a बराबर कितना है दोस्तों 5b है, तो a बराबर 5 और b की वैल्यू 5 1 कम 5, a बराबर कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, a बराबर कितना हो गया 5 हो गया। यानी हम कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे कि a बराबर 5, a और b बराबर 1, a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए दोस्तों इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे दोस्तों। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि a ब्रैकेट में -1 -4, b c और c 5 -1 संरेख हैं तथा 2b + c बराबर 4 हो तो b और c के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और इसमें कहा गया है कि 3 बिंदु a b c हैं, 3 बिंदु a b c हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः -1 -4, b, c और 5 -1 है, और ये तीनों संरेख हैं दोस्तों, अर्थात एक ही रेखा पे हैं, ये तीनों एक ही रेखा पर हैं दोस्तों। और यदि 2b + c बराबर 4 हो, 2b + c बराबर 4 हो दोस्तों, तो आपको b और c का मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब जरा सोचो दोस्तों, ये 3 बिंदु हैं, ये संरेख हैं, एक ही रेखा पे हैं, एक ही रेखा पे हैं दोस्तों, एक ही रेखा पे हैं, 3 बिंदु हैं, तीनों संरेख हैं, अर्थात एक ही रेखा पर है दोस्तों। और अगर हम इन तीनों को किसी त्रिभुज के शीर्ष मान ले दोस्तों, इन तीनों को किसी त्रिभुज के शीर्ष मान ले तो एक ये यहां होगा, b यहां होगा, c यहां होगा, त्रिभुज क्रिएट ही नहीं रहा, त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, अर्थात उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या निष्कर्ष निकला कि 3 बिंदु अगर संरेख है, त्रिभुज नहीं बनता, उसका क्षेत्रफल नहीं होता, क्षेत्रफल 0, अर्थात 3 बिंदु अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 0 हो जाएगा। 3 बिंदु अगर संरेख हैं और उन बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष मान ले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं इसको। दिया गया बिंदु क्या है a -1 -4 उसके निर्देशांक, b, c इसका निर्देशांक हो गया, और c 5 -1 ये c का निर्देशांक हो गया दोस्तों। और ये कहा है कि ये तीनों संरेख हैं, चूंकि ये क्या है दोस्तों, चूंकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं दोस्तों, अर्थात एक ही रेखा में है, दोस्तों संरेख हैं अर्थात एक ही रेखा में है। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 0 होगा मेरे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। आप समझ सकते हो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तीनों बिंदु संरेख है कि लाइन पे है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। अगर त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x1 और अंदर ब्रैकेट में y2 - y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 दोस्तों। ये आपका त्रिभुज का सूत्र हो गया। यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 फिर प्लस x3 y1 - y2। आप इसे आराम से याद रख सकते हो, 123 231 और 312। 123 231 312 आगे वाला यक्स होता है, x1 x2 और x3 हो गया। ये y2 y3 y1 y1 y2 और इनके बीच में माइनस लगा देना है बस।
आप आराम से याद रख सकते हो दोस्तों, आप आराम से याद रख सकते हो। अब संरेख है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तीन बिंदु संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ये देखते हैं 1/2। आगे क्या, आगे दोस्तों x1 की वैल्यू ले लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो गया आपका। अब x1 कितना है दोस्तों, -1, y2 कितना है, c है, y3 कितना है, -1, माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्लस x2 कितना है दोस्तों, b है, x2 कितना है, b है, y3 कितना है, -1 है, y3 कितना -1 है, और y1 कितना है, -4, माइनस प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, x3 कितना है दोस्तों, 5 है, y1 दोस्तों -4 है, y2 दोस्तों c है, तो माइनस का c हो जाएगा। ये पूरा गुणा में इधर आएगा, भाग में 0 हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा भाग गुणा में इधर आएगा, भाग में 0 को 1/2 से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो आपका मिलेगा -c + 1, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस भी होगा, -c -1 मिलेगा। अंदर -4 + 1 प्लस का 3 हो गया, b का साथ में गुणा कराओगे तो b प्लस का 3 भी हो जाएगा दोस्तों। यहां से प्लस माइनस 5 चौक 20 माइनस का प्लस माइनस का 5c दोस्तों। क्या मिल रहा है यहां से देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का 3b माइनस 5c और प्लस माइनस का 5c -c माइनस प्लस दोस्तों 5 कितना हो गया, 6c हो गया, 5 कितना हो गया, 6c हो गया, और यहाँ पे -20 और -1 यानी कि -21 हो जाएगा दोस्तों। हम कहेंगे ये लिखा है 3b - 6c = 21। समझ सकते हो, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में तो हो जाएगा 21, 21 बराबर 3b - 6c, इधर कर लीजिए 3b - 6c बराबर 21। ये आपका दूसरा समीकरण बनेगा। पहला क्या, पहला तो यहाँ पे दिया है 2b + c = 4 दोस्तों। क्या दिया है, 2b + c = 4 दिया है, पहला समीकरण। और ये आपका दूसरा समीकरण दोस्तों। इन दोनों का आप आराम से हल कर सकते हो। यहां से c का मान निकाल लो दोस्तों, आ जाएगा 4 - 2b। c का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 - 2b। अरे भाई ये प्लस में रह जाएगा, माइनस में c का मान आ गया 4 - 2b। और यहाँ पे देखिए आप आराम से दूसरे समीकरण पे लिखेंगे समीकरण 2 से c का मान पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया 3b। कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3b है -6 c की वैल्यू 4 - 2b, c की वैल्यू दोस्तों 4 - 2b बराबर में 21 बराबर में 21। सॉल्व कर लीजिए, 3b -6 चौक 24 हो गया, माइनस प्लस 6 दूनी 12 हो गया, और 12 भी इधर 21 हो जाएगा। अब वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ 3b और b कितना हो गया, 12b, 15b, 3 और 12 15 हो गए, माइनस में जाएगा प्लस में 21 और प्लस 24 कितना हो गया दोस्तों, 15b और प्लस 21 24 हो गया 45। 21 24 दोस्तों कितना, 45 हो गया। ये गुणा में चल जाएगा भाग में, 45/15, 15 एकम 15, 15 45। बी का मान कितना आ गया, 3। बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। बी का मान कितना, 3। तो सी का मान कितना दोस्तों, 4 - 2 × 3, 3 दूनी 6, सी बराबर 4 - 6 बराबर कितना दोस्तों, -2। सी का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, -2। बी का मान 3 और सी का मान कितना दोस्तों, 3 आ जाएगा। यानी हम कहेंगे बी बराबर 3 और सी बराबर 2 के लिए ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखा तक एक ही रेखा पर। नोट कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।